सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका 17 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए जानते हैं इस अखबार में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। प्रथम पृष्ठ पे जो आर्टिकल्स हमारे सामने आए हैं वो कुछ खास नहीं है, पॉलिटिकल और राष्ट्रीय खबरों के बारे में है। एक देशी चुनाव, मुठभेड़ जो कि चल रही थी इस समय अनंतनाग में, और अन्य खबरें। सीधे हम आते हैं जो हमारी तैयारी में महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार हम सऊदी का मैप देख लेते हैं क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। आप देखिएगा यहाँ पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल आबू धाबी, ये यूएई और रियाद के पास से जा रहा है। इधर आपका इजिप्ट बिल्कुल टिप पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। वेस्टर्न अगर हम बात करें वेस्ट साइड की तो गल्फ ऑफ अक्काबा है सऊदी अरेबिया के, नॉर्थ में जॉर्डन है, नॉर्थ में ही इराक है। इसके साथ अगर हम रेड सी पार करके चले जाएं तो हमको दिखेगा यहाँ पे एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, और यमन के ठीक पास में है इथोपिया, यमन के पास में है इथोपिया, यमन के पास में है इथोपिया, यमन के पास में है एरिट्रिया, यमन के पास में है एरिट्रिया से आप वो भी पता करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊपर हम जाएंगे, जैसे यहाँ पे कुवैत सिटी आती है, फिर अल नफू डेजर्ट है। पर्शियन गल्फ पार करेंगे, पर्शियन गल्फ पार करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये आप बताएंगे। अब यहाँ पे कौन सा देश है या कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तब तक के लिए हम पर्शियन गल्फ से नीचे आएंगे तो कतर। अब अच्छा, ये अद्दमान, ये जो है आपका सबसे पहले जो तेल मिला था ना सऊदी में, वो यही मिला था, जिसके बाद से सऊदी में इतना बड़ा ये अपने आप में शहर बन गया, अपने आप में कंट्री बन गई। सबसे बड़ा पहला तेल भंडार यहीं पे खोदा गया था। मिला तो बहुत जगह था मगर यहाँ प्रॉपरली प्रोसेसिंग शुरू हुई थी अद्दमान में। अगर हम बताएं तो बेसिकली दमान में आपका ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1938 में हुआ था। ठीक है, फिर नीचे हम आएंगे साउथ में तो आपका यमन है और आपका ओमान है, सऊदी, यमन, ओमान। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, आप एक सर्कल मान लो सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया को, नीचे ओ एम, ओम, ओमान, यम, फिर यहाँ दूर ऐसे डबल। डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब ये है कि बीच में एक कोई ना कोई तो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। यहाँ पे है एरिट्रिया, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, ऊपर देखो आप जॉर, जॉर, इधर इराक। ठीक है, और ऐसे ही आप आसपास के क्षेत्रों को याद कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि संडे को आर्टिकल कुछ खास आते नहीं हैं तो हम मेन आर्टिकल पे रहेंगे। मध्य पूर्व में सऊदी अरेबिया, ये आर्टिकल बेसिकली हमें सऊदी अरेबिया के सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम सीधे हाइलाइटेड पॉइंट पे आए तो सऊदी अरब और फारसी खाड़ी के अन्य तेल उत्पादक देशों के तेल
के बदले सुरक्षा देने इस क्षेत्र में अमेरिकी विदेश नीति का बुनियादी हिस्सा रहा है। लिहाजा काफ़ी लंबे समय से सऊदी अरब की विदेश नीति पर अमेरिका की परछाई रही है। सऊदी अरेबिया चीन के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंध मजबूत कर रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ लगातार चीन ने अपना रणनीतिक महत्व बढ़ाया है। ठीक है, हम जानते हैं कि देखिए सऊदी वगैरह कंट्रीज़ जो है आपकी, ये बेसिकली सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और अपनी इकोनॉमी को अच्छे करती हैं। इसके अलावा इनका कुछ खास आर्मी वगैरह का रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग फाइट नहीं करते दूसरे में। तो ये सब सपोर्ट जो है आपके यहाँ पे यूएस के बेस भी हैं, अरेबियन कॉन्टिनेंट में आपके फ्रांस के बेस भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ये लोग बहुत से बायलैटरल टाइज करे हुए होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सऊदी अरब ईरान पर दबाव बनाने रखने के लिए इसराइल को लेकर किसी ठोस और व्यापक नीति पर काम नहीं कर रहा है। सऊदी अरब ईरान को लेकर रिश्तों में गर्माहट जरूर दिखी रही है, लेकिन वह इसराइल की खारिज नहीं कर रहा है। अमेरिका से सामरिक लाभ लेने के लिए सऊदी अरब को इसराइल का विश्वास जीतना जरूरी है। ठीक है, यूएई, बहरीन और कतर जैसे देश अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी अरेबियन कॉन्टिनेंट में आपके सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे यूएई, बहरीन और कतर में। ठीक है, यूएस के आर्मी बेस हैं, यूएसए के आर्मी बेस हैं। इनको सुरक्षा दे रहे हैं तरीके से। ठीक, और अपना भी बायलैटरल काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सऊदी को इसमें ईरान से थोड़ा ख़तरा रहता है। ठीक है, मतलब ख़तरा कोई पॉलिटिकल नहीं मगर डिप्लोमेटिकली। ठीक है, सऊदी अरब को डर है कि ईरान से पूरी तरह से दबाव हटाने का मतलब होगा उसे निर्विवाद रूप में इस्लामिक शक्ति बनाना, और ये सऊदी अरब की महत्ता और इस्लामिक दुनिया में स्वीकार्यता के लिए आत्मघाती साबित होता है। सऊदी के पास मुसलमानों की दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना। लिहाजा ये खुद को इस्लाम दुनिया का नेता के रूप में देखते हैं। ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया अरब देश हैं जो पिछले कई दशकों से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सऊदी अरेबिया के पास बहुत डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, और हाल ही में जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से जब डील भी करी थी, तो उसमें बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ करी थी। ठीक है, रिटर्न एक्सपेक्ट करते हुए करी थी। ठीक है, नियंत्रण और संतुलन की नीति पर चलते हुए तथा नई विश्व व्यवस्था के नए मजबूत दावेदार की भूमिका में उभरने के लिए सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार दिखता है। वही रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का माहौल तैयार कर रहा है। इसलिए सऊदी अरब ने अपने देश में एक सम्मेलन आयोजित कर भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस, अमेरिका से देशों को आमंत्रित किया। इसमें रूस शामिल भी तो नहीं हुआ, लेकिन उसने इस पर नजरे होने की बात स्वीकार कर सऊदी की कोशिश को महत्व प्रदान करी है। ऐसा मतलब सऊदी अरेबिया बहुत इंडिया से कुछ ना कुछ सीख भी रहा है। सऊदी का पहले इतना इंटरनेशनली डिप्लोमेसी में एक्टिवेशन नहीं था। वो अपने बस मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह में ही अपना बिजी रहते थे और अपना नॉर्मल काम करते थे। अब ये सऊदी अरेबिया जो है यूएस की तरह अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूएस की तरह बड़े बड़े शहर बना रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉपी कर रहा है, मगर हाँ वो अब कहीं ना कहीं जो सुविधाएं वेस्ट में मिलती हैं उनको अरेबियन कंट्रीज़ में प्रोवाइड कराना चाह रहा है। उन्हें प्रोवाइड तो करा ही रहा है, मगर अब डिप्लोमेटिकली भी एक्टिव हो रहा है। आसपास के क्षेत्रों में वो तमाम मुद्दों पे अब एक्टिव हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि जब से मोदी जी को ऑब्जर्व करा है इन लोगों ने कि कैसे डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव रहे हैं, इसका फ़ायदा भी मिला है। सऊदी ने सोच लिया है कि एक टाइम बाद देखो तेल तो ख़त्म हो जाएगा, जो ऑयल है ये तो आज नहीं तो कल डिप्लीट होना है सोर्स। तो इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद वो एक नॉर्मल इकनॉमी वाली कंट्री बन जाएगी, एक नॉर्मल अर्थव्यवस्था वाली कंट्री बन जाएगी। तब हमको ज़रूरत होगी अन्य देशों की, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स को लेके, चाहे वो कोई भी चीज़ को लेके हो आपकी।
ठीक है। जैसे यूएस क्यों वर्ल्ड वाइड इतना एक्टिव रहा है, क्योंकि यूएस टोटली इकोनॉमी बेस चल रहा है कि नॉर्मल वे में। ठीक है, आगे आते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने मई 17 में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था और 110 अरब डॉलर के अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े सौदे पर हस्ताक्षर भी किया था। ठीक है। हालांकि इन जानते कि यूएस में क्या दिक्कत हो गई थी। यूएस में ये हुआ था जब से वो एक पत्रकार थे खशोगी। ठीक है, उनका उनको बेसिकली कहा जाता है कि हत्या कराई गई थी सऊदी अरेबिया में। तब से सऊदी जो है, यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में थोड़े ऐसे रिलेशन खट्टे हो गए थे, जो कि माने जाते हैं, क्योंकि खुद बाइडन ने कई बार अपने इलेक्शन में ये कहा था कि सऊदी की क्राउन प्रिंस को जेल होनी चाहिए, क्योंकि वो पत्रकारिता को, है ना, प्रेस को ख़त्म कर रहा है। तो ये भी डिप्लोमेटिकल लगा रहता कुछ ना कुछ। ठीक है। खशोगी बहुत बड़े पत्रकार थे, उनकी मृत्यु होना प्रेस वर्ल्ड में, जर्नलिज्म में एक बड़ी बात थी। ठीक है। हालांकि इसीलिए सऊदी अरेबिया जो हमेशा रूस को भी अपने बिल्कुल करीब रखता है, रशिया को भी। उसको पता है कि रशिया तो साथ देगा ही देगा, यूएस तो थोड़ा सा पॉलिटिकल रहता है, तो कभी देगा कभी नहीं देगा। रशिया बिल्कुल सपोर्ट में रहेगा। हालांकि देखिए, इन जो देश होते हैं, इनका जो संबंध होते हैं, ये बड़े धागे जैसे होते हैं। मिलिट्री सपोर्ट इनसे ही ले रहे हैं, आज भी यूएस के बेस हैं सऊदी अरेबिया में। ठीक है, मगर डिप्लोमेटिकली यूएस कई बार सऊदी अरेबिया को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कई बार उसके खिलाफ बोलता है। खिलाफ तो नहीं बोलता, मगर कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसीज़ को मना करता है। तो ये एक डिप्लोमेसी है, इसी डिप्लोमेसी कहते हैं। तेल पर निर्भरता से कम करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीकृत विकास योजना विजन 2030, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है विजन 2030 के बारे में। ये कुछ नहीं है, ये विजन 2030 एक तरीके से मैंने क्या बताया कि तेल आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, जिसके दम पे ये देश उठे हैं। तेल ख़त्म हो जाएगा तो इनको फिर नॉर्मल इकोनॉमी जो होती है ना, जैसे हम लोग की इकोनॉमी चलती है, इनको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इनको फिर अच्छे अच्छे बीटेक, एमटेक, मास्टर्स वाले कोर्सेज। अभी सऊदी अरेबिया में इतनी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, वहाँ के लोग इतनी पढ़ाई नहीं करते हैं। अब ज़रूरत पड़ेगी उनको, जो इसलिए इनका जो 2030 का विजन जो है, इसमें इन्होंने क्लियर करा हुआ है। ये मेरी पुरानी वीडियोस में दिखा आपको मैं बताया हुआ है, जो पुरानी वीडियोस हैं। विजन 2030 के अंतर्गत क्या है, आपको एक वीडियो देखना जिसमें मैंने फ़ोटो लगाई हुई है मोहम्मद बिन सलमान की। उस वीडियो में समझाया हुआ है आपको। विजन 2030 में क्या है, बेसिकली इन्होंने वही हेल्थ हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, इकोनॉमिक्स, बिजनेस को, ट्रेड को कंसीडर करा है। मतलब 2030 तक ये अपना ऐसी इकोनॉमी बना लेंगे जिससे एक डेवलप नेशन काम करता है। ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा, इंडस्ट्रीज़, मेडिकल, एक्सेट्रा। ठीक है। टूरिज़्म, है ना, वो जो हर नॉर्मल देश करता है। हालांकि ये भी नॉर्मल देश है, मगर अभी भी जो है इतना इनको ज़रूरत नहीं थी आज तक कि ये बीटेक, एमटेक और दुनिया भर के स्पेस एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दें। अब ये देंगे धीरे धीरे, ताकि इनको अपनी इकोनॉमी डाइवर्स कर पाएँ। सॉरी, आगे आते हैं। अब सऊदी के बारे में जान ही लिया, तो ये जो हमारे अभी G20 में आए हुए थे, ये क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। इनको MBS कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो करेंसी आपकी रियाल है। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का 17% पेट्रोलियम रिज़र्व रखता है। वर्ल्ड का 17% पेट्रोलियम रिज़र्व रखता है। ये ज़रूरी है फैक्ट, ठीक है ना। 17% पेट्रोल रखते हैं। ठीक है। सऊदी अरेबिया में जो आपका, मैंने आपको बताया था कि दामन जो क्षेत्र है, दामन, यहीं पे बेसिकली आपका पहली बार तेल मिला था, दामन ऑयल फील्ड में, और 1938 में मिला था। ठीक है, 1938 में मिला था दामन ऑयल फील्ड में। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में हाल ही में, मतलब सऊदी अरेबिया इंडिया के बीच में तो नहीं, मगर जो इंडिया का जो आपका महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि हम जानते भी हैं, IMEEC। ठीक है, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, तो ये सऊदी से होके जा रहा है।
सऊदी ये सब क्यों कर रहा है? सऊदी इसलिए कर रहा है, जैसे आपको बताया हुआ है कि सऊदी अपने देश को एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड रूट में लाना चाहता है, ताकि जैसे ही कल को ऑयल से सपोर्ट हटे तो वो एक मजबूत बुनियाद पर टिका हो। ठीक है। इंडियन मिडल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, इसके बारे में हम पुरानी वीडियो को जिक्र कर चुके हैं कई बार। ठीक है। एक और फैक्ट है आपका सऊदी अरेबिया को लेके कि सऊदी अरेबिया ने ही ओपेक संस्थान का स्थापना करवाई थी, मतलब ये फाउंडर में से रहे हैं आपके सऊदी अरेबिया में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कंटिन्यूस डेजर्ट है, मैं इधर आता हूँ, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिन्यूस डेजर्ट है वो है रबल खाली। ठीक है, रबल खाली वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिन्यूस डेजर्ट है। और पता है सर कहते क्या है, अक्सर जो अगर ट्रांसलेशन करोगे तो क्या नाम आएगा, इसे कहते हैं एम्प्टी क्वार्टर। एम्प्टी क्वार्टर कंटिन्यूस लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। ठीक है। आ कहते हैं ये तवलीन सिंह मैम का लेख है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं वैसे ज़्यादा समय दे नहीं पाऊँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इनका जो आर्टिकल होते हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पिंच करते हैं, है ना, उनकी चीज़ों को, नीतियों को, जो कि अच्छी बात है। तो ये भी अच्छा आर्टिकल लिखा है G20 वगैरह को लेके। ठीक है। कैसे देश में और स्थिति चल रही हैं, मैं फिर भी आपके लिए इस पर लेख पढ़ सकता हूँ, थोड़ा सा पार्ट। हिंदू और मुसलमानों के जितने फासले अब दिखते हैं वह शायद ही बंटवारे के बाद इस हद तक दिखे हों। इन दुनिया के पीछे अगर कोई एक वजह है तो इन दूरियों के पीछे कोई वजह है तो वह है नए किस्म का उग्र क्रोधित हिंदुत्व जो फैला है देश भर में राष्ट्रीयता को चोला पहनकर। राष्ट्रीयता का आंदोलन इस किस्म का चला है जो दुश्मनों की खोज में हमेशा रहता है और इसके सिपाही अक्सर दुश्मन ढूंढते हैं, मुसलमानों में, ईसाइयों में और पश्चिम सभ्यता से प्रभावित भारतीयों में। खास निशाने पे हैं मुसलमान और इस्लाम। इस आंदोलन का नेतृत्व दो किस्म के लोग कर रहे हैं, एक है विद्वान और दूसरे हैं अशिक्षित प्यादे जो गले में केसरी पटका पहनकर माथे पर तिलक लगाकर शिकार करने हैं मुसलमान के गोरक्षा के नाम पर। हिंसक घटनाओं का नुकसान मुसलमानों का कम, देश का ज़्यादा हुआ है, मुसलमानों का कम, देश ज़्यादा हुआ है। इस किस्म की हिंसा को रोकने की गंभीर आवश्यकता है। यहाँ से भी कहना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत और हिंसा के बदले अमन शांति का माहौल बना सकते हैं। वही इन्होंने देश में जो थोड़ा सा कम्युनल प्रॉब्लम चलती रहती है उनको लेकर टारगेट करा है। यहाँ हमारे सामने एक जो एक पर्सनैलिटी कॉलम आता है वो आया है CR राव साहब का। CR राव भारत के बहुत ही मशहूर और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टैटिस्टिशियन हैं। स्टैटिस्टिक्स जो होती है आपकी उसमें इनका महारत हासिल थी। CR राव साहब, अब स्टैटिस्टिक्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक हमेशा एक बहुत लंबे समय से, साल बना रहा, वो टॉपिक था कि इंडिया में जो भी स्टैटिस्टिक्स जो कैलकुलेशन के तरीके हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो खुद जो सीनियर अधिकारी रहे हैं उन्होंने कहा है कि गलत हैं। जो आंकड़े हमारे सामने प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके जो कैलकुलेशन का सिस्टम है, जो कैलकुलेशन का मेथड है, उसको रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो आप इस इशू को ध्यान रखना कि इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की क्या दी प्रॉब्लम्स हैं, कैलकुलेशन की जो आंकड़े वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं संस्थानों द्वारा। आगे देखते हैं। तो CR राव साहब जो हैं ये बहुत मशहूर, आपके इनका पूरा नाम है कल्याणमुडी राधाकृष्ण राव। सांख्यिकी क्षेत्र में ऐसे सितारे हैं जिनका पूरा जीवन सांख्यिकी के विकास में गुजरा। उन्होंने अनुमान का सिद्धांत दिया जिसने उद्यमी और व्यापारी कार्यप्रणाली को आसान बनाया। पूरी तरह भारतीयता में रचे बसे और विलक्षण शिक्षाविद के तौर पर पहचाने जाने वाले राव को शोध एवं सिद्धांतों के लिए पूरा विश्व उन्हें सलाम करता है। CR राव का जन्म 10 सितंबर 1920 को हुआ कर्नाटक के बेलारी में। वह 10 भाई बहन में 8वें स्थान पर थे। उनके परिवार प्रदेश के विशाखापट्टनम आ गया था जहाँ उन्होंने श्रीमती AVN कॉलेज से गणित स्नातकोत्तर की उपाधि ली। ISI में उन्होंने बतौर तकनीकी प्रशिक्षु काम शुरू किया था, जो भारतीय स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। ISI जो है इंडियन
स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, स्टैटिस्टिकल। ओके। यहाँ से 1946 में शोध के सिलसिले में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। अपनी पहली परियोजना के तौर पर राव ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड द एग्रोपेलोजिकल म्यूजियम में काम किया था। सांख्यिकी मनोविज्ञान विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने विश्व भर में ख्याति हासिल है। उनकी थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, देखिए इनकी जो थ्योरी थी ये इनको बहुत कंट्रीब्यूशन था इनका इस फील्ड में। इनकी थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के लिए बहुत जाने जाते हैं, ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा। भारत के इस महान सांख्यिकीविद के सटीक अनुमान लगाने के फॉर्मूला ईजाद किया जिसे क्रैमर राव फॉर्मूला कहा जाता था है। किसी ज्ञात अनुमान से सर्वविशेष अनुमान कैसे लगाएं, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। बहुत ही बड़े पर्सनालिटी हैं भारत की जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। हालांकि इनका निधन हो गया था हाल ही में 22 अगस्त के आसपास, 22 अगस्त को ही हुआ था बेसिकली। तो देश के लिए गर्व की बात है, ऐसे महान लीडर्स हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन एक अलग ही लेवल पे करते हैं। हाँ, ये आज से बंद हो जाएगा लंदन ऐतिहासिक क्लब। ये बेसिकली लंदन जो क्लब बंद हो रही, सॉरी इंडियन क्लब बंद हो रहा है, ये इंडिया क्लब नाम से एक जगह है लंदन में, ठीक है। इंडिया क्लब, इंडिया क्लब की स्थापना जो हुई थी ना, ये 1951 में हुई थी। इंडिया क्लब की स्थापना जो है ये 1951 में हुई थी, 1951। और बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट आपके जो वीके कृष्ण मेनन थे, कृष्णन मेनन, इन्होंने अपने और साथियों के साथ मिलकर करी थी। इंडिया क्लब कहाँ पे करी थी? लंदन में, लंदन में, ठीक है। कृष्ण मेनन ही मशहूर हैं आपके इंडियन लीग की स्थापना करने के लिए भी, इंडियन लीग। तो ये हो क्या रहा है अभी, इंडियन क्लब क्या है, क्या बंद हो रहा है? ये बेसिकली ना एक तरीके से कैफ़े समझ लो। उस ज़माने में ये कैफ़े था जो इसकी स्थापना, और रेस्टोरेंट भी है इसमें, पहली बात तो यहाँ पे लोग आते थे, साथ में बैठते थे और खाना खाते थे, और लोग नहीं, बड़े बड़े लीडर्स, इंडिया के रेवोल्यूशनरी लीडर्स, और भारत के लिए कैसे हम बेहतर कर सकते हैं काम, कैसे हम चीज़ों को और बढ़िया कर सकते हैं। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स जो आपके रहे थे भारत में, लीडर्स बड़े बड़े रहे थे, सबने यहाँ पे आके अपना अपना बातचीत करते थे, ठीक है। कृष्ण मेनन जो है आपके, अगर मैं आपको बताऊँ, कृष्ण मेनन जो है ये आपकी जवाहरलाल नेहरू के बहुत खास व्यक्ति थे। मतलब उनकी टीम में डिप्लोमेसी में बहुत इनका नाम है कृष्ण मेनन जी का, ठीक है। ये हाल ही में बंद हो रहा है क्योंकि लंदन में कोविड के बाद से हो क्या रहा है कि रेंट के रेट बहुत बढ़ गए हैं, और कॉस्ट ऑफ रनिंग जो ओनर्स अभी इस समय से चला रहे हैं वो निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें पहले मेंबरशिप वगैरह होती थी, मतलब आपको अगर इंडिया क्लब में पार्टिसिपेट करना है तो मेंबरशिप होती थी, और कुछ खास लोग ही कर पाते थे, मतलब कर हर कोई पाता था, मगर फिर भी मेंबरशिप होती थी। कुछ टाइम बाद मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई थी और इसको ओपन टू ऑल कर दिया गया था। लंदन में जितनी भी इंडियन डायस्पोरा थी वो हफ्ते में एक बार तो इंडिया क्लब में आके बैठते थे, बातचीत करते थे देश के बारे में और कैसे बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। जब से लंदन में बहुत कई इंसिडेंट्स हुए हैं, जब लंदन में जो वहाँ की नगर पालिका वगैरह है और जो वहाँ के बिजनेस एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसे तोड़ने का प्रयास करा था कि इसे हम तोड़ देंगे, इस पर बढ़िया होटल बनाएंगे, खासकर जो इसके मकान मालिक हैं उन्होंने भी कहा था। मगर खुद एक बार गवर्नमेंट जो वहाँ की है, जो नगर निगम वहाँ का है, वो उन्होंने मना कर दिया था कि ये एक हिस्टोरिकल जगह के रूप में है तो इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। मगर फिर कोविड आ गया 2020 के आसपास। तो कोविड आने के बाद से क्या होने लगा कि लंदन में एकदम से रेंट्स डबल हो गए, और कॉस्ट ऑफ रनिंग निकालना जो इस समय प्रेजेंट ओनर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए अब इसको बंद कर देंगे। तो ये है इंडिया क्लब लंदन में। इंडियन लीग कृष्ण मेनन,
डिप्लोमेट थे, बहुत सीनियर डिप्लोमेट थे, बहुत नामी व्यक्ति थे। नेहरू जी के बहुत खास भी थे। यहाँ पर हम देखते हैं खेल जगत की विभिन्न खबरों के बारे में। तो अमनदीप जो है ये भारतीय गोल्फर हैं। अब देखिए ये अभी जीतेंगे तो नहीं है, अभी इनका सिर्फ रैंकिंग चल रही है, मगर अब ये नाम ध्यान रखना, अमनदीप। कौन से खेल संबंधित हैं? भारत गोल्फ से। क्या है ये? भारतीय गोल्फर हैं। ठीक है। कत्याल कत्याल बनेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारतीय टीम के मैनेजर। ठीक है, कत्याल। और देवांग गांधी दिल्ली में रणजी टीम के कैप्टन, वो कोच नियुक्त करे गए हैं। देवांग गांधी रणजी टीम के, दिल्ली की रणजी टीम के, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों, ये हुआंजो, अभी ध्यान रखना आप, ये एशियन गेम्स होने वाले, एशियन गेम्स बिल्कुल अभी माइंड में आया। एशियन गेम्स होने वाले हैं, ये हुआंजो शहर में होंगे। ठीक है ना, हुआंजो, हुआंजो शहर में होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।